हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी 360 डिग्री के पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। इस बुक में क्लास 6 से लेकर 12 तक पॉलिटिकल साइंस के सभी चैप्टर्स के पेज बाय पेज क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जो सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही यूज़फुल है। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। क्लास 12th के चैप्टर 6 तक के क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोगों ने इस सीरीज़ के प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। आगे के प्रश्न चैप्टर 7 क्षेत्रीय आकांक्षाओं से रिलेटेड है। पहला प्रश्न है, 1980 के दशक को डैश के दशक के रूप में भी देखा जा सकता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन है स्वायत्तता की मांग। 1980 के दशक को स्वायत्तता की मांग के दशक के रूप में देखा जा सकता है। इस दौर में देश के कई हिस्सों से स्वायत्तता की मांग उठी और इसने संवैधानिक हदों को भी पार किया। इन आंदोलनों में शामिल लोगों ने अपनी मांग के पक्ष में हथियार उठाए। सरकार ने उनको दबाने के लिए जवाबी कार्रवाई की और इस क्रम में राजनीतिक और चुनावी प्रक्रिया अवरुद्ध हुई। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रवाद ने निम्न में से किसके बीच संतुलन साधने की कोशिश की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, एकता और विविधता। भाषाई समूहों को अपनी संस्कृति बनाए रखने का अधिकार होगा। हमने एकता की भावधारा से बंधे एक ऐसे सामाजिक जीवन के निर्माण का निर्णय लिया था जिसने इस समाज को आकार देने वाली तमाम संस्कृतियों की विशिष्टता बनी रहे। भारतीय राष्ट्रवाद ने एकता और विविधता के बीच संतुलन साधने की कोशिश की है। राष्ट्र का मतलब यह नहीं है कि क्षेत्र को नकार दिया जाए। इस अर्थ में भारत का नज़रिया यूरोप के कई देशों से अलग रहा, जहां सांस्कृतिक विभिन्नता को राष्ट्र की एकता के लिए खतरे के रूप में देखा गया। अगला प्रश्न है, लोकतांत्रिक राजनीति से क्या तात्पर्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, क्षेत्रीय मुद्दों पर नीति निर्माण में भागीदारी दी जाएगी। लोकतंत्र में क्षेत्रीय आकांक्षाओं की राजनीति अभिव्यक्ति की अनुमति है और लोकतंत्र क्षेत्रीयता को राष्ट्र विरोधी नहीं मानता। इसके अतिरिक्त लोकतांत्रिक राजनीति में इस बात के पूरे अवसर होते हैं कि विभिन्न दल और समूह क्षेत्रीय पहचान, आकांक्षा तथा किसी खास क्षेत्रीय समस्या को आधार बनाकर लोगों की भावनाओं की नुमाइंदगी करे। इस तरह लोकतांत्रिक राजनीति की प्रक्रिया में क्षेत्रीय आकांक्षाएं और बलवती होती हैं। साथ ही लोकतांत्रिक राजनीति का एक अर्थ यह भी है कि क्षेत्रीय मुद्दों और समस्याओं पर नीति निर्माण की प्रक्रिया में समुचित ध्यान दिया जाएगा और उन्हें इसमें भागीदारी दी जाएगी। अगला प्रश्न है, जिन राष्ट्रों में विविधताओं का सम्मान और राष्ट्रीय एकता दोनों को महत्वपूर्ण माना जाता है, वहाँ निम्न में से क्या होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राजनीतिक संघर्षों का होना आम बात है। जो राष्ट्र चाहते हैं कि विविधताओं का सम्मान हो, साथ ही राष्ट्र की एकता भी बनी रहे, वहाँ क्षेत्रों की ताकत, उनके अधिकार और अलग अस्तित्व के मामले पर राजनीतिक संघर्ष का होना एक आम बात है। अगला प्रश्न है, 1905 के दशक के उत्तरार्ध से पंजाबी भाषी लोगों ने अपने लिए एक अलग राज्य बनाने की आवाज़ उठानी शुरू कर दी। उनकी मांग आखिरकार मान ली गई और डैश ईस्वी में पंजाब और हरियाणा नाम से राज्य बनाए गए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1966। तमिलनाडु में हिंदी को राजभाषा बनाने के खिलाफ विरोध आंदोलन चला। 1950 के दशक के उत्तरार्ध से पंजाबी भाषी लोगों ने अपने लिए एक अलग राज्य बनाने की आवाज़ उठानी शुरू कर दी। उनकी मांग आखिरकार मान ली गई और 1966 में पंजाब और हरियाणा नाम से राज्य बनाए गए।
बाद में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड का गठन हुआ। कहा जा सकता है कि विविधता की चुनौती से निपटने के लिए देश की अंदरूनी सीमा रेखाओं का पुनर्निर्धारण किया गया। अगला प्रश्न है, भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग करते हुए जन आंदोलन चले। इस जन आंदोलन से निम्न में से किस राज्य का गठन हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त तीनों, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात ऐसे ही आंदोलनों वाले राज्य हैं। अगला प्रश्न है, जम्मू और कश्मीर को अनुच्छेद डैश के अंतर्गत विशेष दर्जा दिया गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 370। जम्मू और कश्मीर को अनुच्छेद 370 के अंतर्गत विशेष दर्जा दिया गया था, परंतु इसके बावजूद भी जम्मू और कश्मीर को हिंसा, सीमा पार का आतंकवाद और राजनीतिक अस्थिरता झेलनी पड़ी और इसके आंतरिक तथा बाहरी प्रभाव भी सामने आए। अगला प्रश्न है, जम्मू और कश्मीर निम्न में से कितने सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों से मिलकर बना हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 3। जम्मू और कश्मीर 3 सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों जम्मू, कश्मीर और लद्दाख से बना है। जम्मू क्षेत्र में छोटी पहाड़ियां और मैदानी भाग है। इसमें मुख्य रूप से हिंदू रहते हैं। मुसलमान, सिख और अन्य मतों के लोग उधमपुर भी रहते हैं। कश्मीर क्षेत्र में मुख्य रूप से कश्मीर घाटी है। यहाँ रहने वाले अधिकांश कश्मीरी मुसलमान हैं और शेष हिंदू, सिख, बौद्ध और अन्य हैं। लद्दाख मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्र है। इसकी जनसंख्या बहुत कम है, जिसमें लगभग बराबर संख्या में बौद्ध और मुसलमान हैं। अगला प्रश्न है, 1947 से पहले जम्मू और कश्मीर निम्न में से किस प्रकार की रियासत था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, राजसी रियासत। 1947 से पहले जम्मू और कश्मीर एक राजसी रियासत थी। इसके शासक महाराजा हरि सिंह भारत या पाकिस्तान में शामिल होना नहीं चाहते थे, बल्कि अपनी रियासत के लिए स्वतंत्र दर्जा चाहते थे। पाकिस्तानी नेताओं ने सोचा कि कश्मीर क्षेत्र पाकिस्तान का हिस्सा है, क्योंकि रियासत की अधिकांश आबादी मुसलमान थी, परंतु उस रियासत के लोगों ने इसे इस तरह से नहीं देखा। उन्होंने सोचा कि सबसे पहले वे कश्मीरी हैं। क्षेत्रीय अभिलाषा का यह मुद्दा कश्मीरियत कहलाता है। अगला प्रश्न है, कश्मीर के महाराजा ने भारत सरकार के साथ विलय प्रपत्र पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अक्टूबर 1947 में। अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने कश्मीर पर कब्जा करने के लिए अपनी तरफ से कबायली घुसपैठिए भेजे। इसने महाराजा को भारतीय सैनिक सहायता लेने के लिए बाध्य किया। भारत ने सैनिक सहायता दी और कश्मीर घाटी से घुसपैठियों को वापस खदेड़ दिया, परंतु यह तभी हुआ जब महाराजा ने भारत सरकार के साथ विलय प्रपत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे वर्ष 1925 में आत्मसम्मान आंदोलन के जनक के रूप में जानते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ई.वी. रामास्वामी नायकर। रामास्वामी नायकर ये पेरियार के नाम से प्रसिद्ध हैं। उनिश्वरवाद के प्रबल समर्थक हैं। जाति विरोधी आंदोलन एवं द्रविड़ अस्मिता के उद्भावक हैं। राजनीतिक जीवन की शुरुआत कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में की। आत्मसम्मान आंदोलन के जनक हैं। ब्राह्मण विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया। जस्टिस पार्टी के कार्यकर्ता और द्रविड़ कशगम की स्थापना की। हिंदी और उत्तर भारतीय वर्चस्व का विरोध किया। उत्तर भारतीय लोग एवं ब्राह्मण द्रविड़ों से अलग आ रहे हैं, इस मत का प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कथन असत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, डीएमके द्वारा 3 मांगों में पहली मांग कल्लाकुडी नामक रेलवे स्टेशन का नया नाम डालमियापुरम किया गया। ये कथन असत्य है। उत्तर हर दिन बढ़ता जाए, दक्षिण दिन दिन घटता जाए, यह द्रविड़ आंदोलन के एक बेहद लोकप्रिय नारे का हिंदी रूपांतरण है।
द्रविड़ आंदोलन की बागडोर तमिल समाज सुधारक ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार के हाथों में थी। द्रविड़ आंदोलन से एक राजनीतिक संगठन द्रविड़ कशगम का सूत्रपात हुआ। यह संगठन ब्राह्मणों के वर्चस्व का विरोध करता था। ये तीनों कथन सही है। द्रविड़ आंदोलन। उत्तर हर दिन बढ़ता जाए, दक्षिण दिन दिन घटता जाए, यह द्रविड़ आंदोलन के एक बेहद लोकप्रिय नारे का हिंदी रूपांतरण है। यह आंदोलन भारत के क्षेत्रीय आंदोलनों में सबसे ताकतवर आंदोलन था। भारतीय राजनीति में यह आंदोलन क्षेत्रीयतावादी भावनाओं की सर्वप्रथम और सबसे प्रबल अभिव्यक्ति था। हालांकि आंदोलन के नेतृवर्ग के एक हिस्से की आकांक्षा एक स्वतंत्र द्रविड़ राष्ट्र बनाने की थी, पर आंदोलन ने कभी सशस्त्र संघर्ष की राह नहीं अपनाई। नेतृत्व ने अपनी मांग आगे बढ़ाने के लिए सार्वजनिक बहसों और चुनावी मंच का ही इस्तेमाल किया। द्रविड़ आंदोलन की बागडोर तमिल समाज सुधारक ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार के हाथों में थी। इस आंदोलन से एक राजनीतिक संगठन द्रविड़ कबकम का सूत्रपात हुआ। यह संगठन ब्राह्मणों के वर्चस्व का विरोध करता था तथा उत्तरी भारत के राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभुत्व को नकारते हुए क्षेत्रीय गौरव की प्रतिष्ठा पर जोर देता था। 1953 से 54 के दौरान डीएमके ने 3 सूत्रीय आंदोलन के साथ राजनीति में कदम रखा। आंदोलन की 3 मांगें थी। पहली, कल्लाकुड्डी नामक रेलवे स्टेशन का नया नाम डालमियापुरम निरस्त किया जाए और स्टेशन का मूल नाम बहाल किया जाए। संगठन की यह मांग उत्तर भारतीय आर्थिक प्रतीकों के प्रति उनके विरोध को प्रकट करती थी। अगला प्रश्न है, हिंदी विरोधी आंदोलन का आयोजन तमिलनाडु में कब किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1965 में। दूसरी मांग इस बात को लेकर थी कि स्कूली पाठ्यक्रम में तमिल संस्कृति के इतिहास को ज़्यादा महत्व दिया जाए। संगठन की तीसरी मांग राज्य सरकार के शिल्प कर्म शिक्षा कार्यक्रम को लेकर थी। संगठन के अनुसार यह नीति समाज में ब्राह्मणवादी दृष्टिकोण को बढ़ावा देती थी। डीएमके हिंदी को राजभाषा का दर्जा देने के खिलाफ थे। 1965 के हिंदी विरोधी आंदोलन की सफलता ने डीएमके को जनता के बीच और भी लोकप्रिय बना दिया। अगला प्रश्न है, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी की स्थापना निम्न में से किसने की? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, CN अन्नादुरई। डीएमके के संस्थापक C अन्नादुरै की मृत्यु के बाद दल में 2 फाड़ हो गया। इसमें एक दल मूल नाम यानी डीएमके को लेकर आगे चला, जबकि दल खुद को ऑल इंडिया अन्ना द्रमुक कहने लगा। यह दल स्वयं को द्रविड़ विरासत का असली हकदार बताता था। तमिलनाडु की राजनीति में ये दोनों दल 4 दशकों से दबदबा बनाए हुए थे। इनमें से एक न एक दल 1996 से केंद्र में सत्तारूढ़ गठबंधन का हिस्सा माना जाता था। लेकिन तमिलनाडु की राजनीति क्षेत्रवाद और राष्ट्रवाद के बीच सहकारिता की भावना का अच्छा उदाहरण पेश करती है। अगला प्रश्न है, कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच हो रहे विवाद के मामले को संयुक्त राष्ट्र संघ में ले जाया गया, जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ ने कब अपने प्रस्ताव के मामलों को निपटाने के लिए एक 3 चरणों वाली प्रक्रिया की अनुशंसा की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 21 अप्रैल 1948। चूंकि पाकिस्तान ने राज्य के एक बड़े हिस्से पर नियंत्रण जारी रखा, इसीलिए मामले को संयुक्त राष्ट्र संघ में ले जाया गया, जिसने दिनांक 21 अप्रैल 1948 के अपने प्रस्ताव में मामले को निपटाने के लिए 3 चरणों वाली प्रक्रिया की अनुशंसा की। पहला, पाकिस्तान को अपने वे सारे नागरिक वापस बुलाने थे जो कश्मीर में घुस गए थे। दूसरा, भारत को धीरे धीरे अपनी फौज कम करनी थी ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे।
तीसरा, एक स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से जनमत संग्रह कराया जाना था, परंतु इस प्रस्ताव के अंतर्गत कोई प्रगति न हो सकी। इसी बीच मार्च 1948 में शेख अब्दुल्ला जम्मू और कश्मीर के प्रधानमंत्री बन गए, जबकि भारत अनुच्छेद 370 के अंतर्गत उसे अस्थायी स्वायत्तता देने के लिए सहमत हो गया। अगला प्रश्न है, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का संबंध निम्न में से है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर से। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ये जम्मू कश्मीर के नेता थे। जम्मू कश्मीर की स्वायत्तता एवं धर्मनिरपेक्षता के समर्थक थे। राजशाही के खिलाफ जन आंदोलन का नेतृत्व किया। धर्मनिरपेक्षता के आधार पर पाकिस्तान का विरोध किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता थे। भारत में विलय के बाद जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री बने। भारत सरकार द्वारा बर्खास्तगी और कारावास, पुनः कारावास 1965 से 68 के बीच 1974 में इंदिरा गांधी के साथ समझौता किया। राज्य के मुख्यमंत्री पद पर आरूढ़ हुए। अगला प्रश्न है, 1965 में जम्मू और कश्मीर के संविधान में कौन सा परिवर्तन किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री पद का नाम बदलकर मुख्यमंत्री करना। भारत सरकार के मध्य समझौते पर पहुंचने के लिए कई प्रयास हुए। 1965 में जम्मू और कश्मीर के संविधान के प्रावधान में एक परिवर्तन किया गया, जिसके अंतर्गत राज्य के प्रधानमंत्री का नाम बदलकर मुख्यमंत्री कर दिया गया। अगला प्रश्न है, जम्मू और कश्मीर राज्य के पहले मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गुलाम मोहम्मद सादिक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गुलाम मोहम्मद सादिक राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने। 1974 में इंदिरा गांधी का शेख अब्दुल्ला के साथ एक समझौता हुआ और वे राज्य के मुख्यमंत्री बन गए। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को पुनर्जीवित किया, जिसने 1977 के विधानसभा चुनाव में बहुमत से जीत हासिल की। शेख अब्दुल्ला का 1982 में निधन हो गया और नेशनल कॉन्फ्रेंस का नेतृत्व उनके पुत्र फारूक अब्दुल्ला के पास चला गया, जो मुख्यमंत्री बने, परंतु जल्द ही उन्हें राज्यपाल द्वारा पदच्युत कर दिया गया। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2016 में जम्मू और कश्मीर की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, महबूबा मुफ्ती। मुफ्ती मोहम्मद सईद के निधन के बाद उनकी बेटी महबूबा मुफ्ती अप्रैल 2016 में राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। महबूबा मुफ्ती के कार्यकाल में बाहरी और भीतरी तनाव बढ़ाने वाली बड़ी आतंकवादी घटनाएं हुईं। अगला प्रश्न है, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 द्वारा अनुच्छेद 370 को कब समाप्त कर दिया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 5 अगस्त 2019 को। 5 अगस्त 2019 को जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 द्वारा अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया गया था और राज्य को पुनर्गठित कर 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख बना दिए गए। अगला प्रश्न है, पंजाब के संदर्भ में निम्न में से कौन कथन सत्य है? पहला है, पंजाबी भाषी प्रांत का निर्माण 1965 में हुआ था। दूसरा है, अकाली दल ने पंजाबी सूबा के गठन का आंदोलन चलाया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केवल दूसरा कथन सही है। 1950 के दशक में देश के शेष हिस्से को भाषाई आधार पर पुनर्गठित किया गया था, लेकिन पंजाब को 1966 तक इंतजार करना पड़ा। इस साल पंजाबी भाषी प्रांत का निर्माण हुआ। सिखों की राजनीतिक शाखा के रूप में 1920 के दशक में अकाली दल का गठन हुआ। अकाली दल ने पंजाबी सूबा के गठन का आंदोलन चलाया। पंजाबी भाषी सूबे में सिख बहुसंख्यक हो गए। अगला प्रश्न है, पंजाब सूबे के पुनर्गठन के बाद अकाली दल ने निम्न में से किस वर्षों में सरकार बनाई? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1966 और 1977।
पंजाब सूबे के पुनर्गठन के बाद अकाली दल ने यहाँ 1967 और इसके बाद 1977 में सरकार बनाई। दोनों ही मौक़ों पर गठबंधन सरकार बनी। अकालियों के आगे यह बात स्पष्ट हो चुकी थी कि सूबे के नए सीमांकन के बावजूद उनकी राजनीतिक स्थिति डावाडोल है। अगला प्रश्न है, कांग्रेस को किस समुदाय के बीच अकाली दल से ज़्यादा समर्थन प्राप्त था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दलितों के बीच, चाहे वे सिख हो या हिंदू। सिख समुदाय भी दूसरे धार्मिक समुदायों की तरह जाति और वर्ग के धरातल पर बटा हुआ था। कांग्रेस को दलितों के बीच, चाहे वे सिख हो या हिंदू, अकालियों से कहीं ज़्यादा समर्थन प्राप्त था। अगला प्रश्न है, 1973 में कहाँ एक सम्मेलन हुआ जिसमें स्वायत्तता की मांग पर प्रस्ताव पारित किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आनंदपुर साहिब। 1973 में आनंदपुर साहिब में हुए एक सम्मेलन में इस आशय का प्रस्ताव पारित हुआ। आनंदपुर साहिब प्रस्ताव में क्षेत्रीय स्वायत्तता की बात उठाई गई थी। अगला प्रश्न है, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव में भारत में निम्न में से किसे मजबूत करने की अपील की गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, संघवाद। इस प्रस्ताव में सिख कौम की आकांक्षाओं पर जोर देते हुए सिखों के बोलबाला का ऐलान किया गया। यह प्रस्ताव भारत में संघवाद को मजबूत करने की अपील करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नेता शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के शुरुआती नेताओं में से एक थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मास्टर तारा सिंह। मास्टर तारा सिंह प्रमुख सिख धार्मिक और राजनीतिक नेता थे। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के शुरुआती नेताओं में से एक थे। अकाली आंदोलन के नेता थे। स्वतंत्रता आंदोलन के समर्थक, लेकिन सिर्फ मुसलमानों के साथ समझौते की कांग्रेस नीति के विरोधी थे। स्वतंत्रता के बाद अलग पंजाब राज्य के निर्माण के समर्थक थे। अगला प्रश्न है, 1984 के जून माह में भारत सरकार ने स्वर्ण मंदिर में चरमपंथी तत्वों के खिलाफ एक ऑपरेशन चलाया, जिस सैन्य कार्रवाई का नाम निम्न में से क्या था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑपरेशन ब्लू स्टार। जल्द ही आंदोलन का नेतृत्व नरमपंथी अकालियों के हाथ से निकलकर चरमपंथी तत्वों के हाथ में चला गया और आंदोलन ने सशस्त्र विद्रोह का रूप ले लिया। उग्रवादियों ने अमृतसर स्थित सिखों के तीर्थ स्वर्ण मंदिर में अपना मुख्यालय बनाया और स्वर्ण मंदिर एक हथियारबंद किले में तब्दील हो गया। 1984 के जून माह में भारत सरकार ने ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया। यह स्वर्ण मंदिर में की गई सैन्य कार्रवाई का कूट नाम था। इस सैन्य अभियान में भारत सरकार ने उग्रवादियों को तो सफलतापूर्वक मार भगाया, लेकिन सैन्य कार्रवाई से ऐतिहासिक स्वर्ण मंदिर को क्षति भी पहुंची। इससे सिख की भावनाओं को गहरी चोट लगी। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या उन्हीं के अंगरक्षकों ने डैश को कर दी थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 31 अक्टूबर 1984 को। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 31 अक्टूबर 1984 के दिन उनके आवास के बाहर उन्हीं के अंगरक्षकों ने हत्या कर दी। ये अंगरक्षक सिख थे और ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला लेना चाहते थे। एक तरफ पूरा देश इस घटना से शोक संतप्त था, तो दूसरी तरफ दिल्ली सहित उत्तर भारत के कई हिस्सों में सिख समुदाय के विरुद्ध हिंसा भड़क उठी। अगला प्रश्न है, 1980 में अकाली दल के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, संत हरचंद सिंह लोंगोवाल। संत हरचंद सिंह लोंगोवाल सिखों के धार्मिक और राजनीतिक नेता थे। छठे दशक के दौरान राजनीतिक जीवन के शुरुआत अकाली नेता के रूप में की। 1980 में अकाली दल के अध्यक्ष बने। अकालियों की प्रमुख मांगों को लेकर प्रधानमंत्री राजीव गांधी से समझौता किया। अज्ञात सिख युवक द्वारा इनकी हत्या कर दी गई।
अगला प्रश्न है, अकाली दल के तत्कालीन अध्यक्ष हरचंद सिंह लोंगोवाल और राजीव गांधी के बीच किस वर्ष की जुलाई में एक समझौता हुआ था, जिस समझौते को पंजाब समझौता के नाम से जानते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1985 में। राजीव गांधी ने नरमपंथी अकाली नेताओं से बातचीत की शुरुआत की। अकाली दल के तत्कालीन अध्यक्ष हरचंद सिंह लोंगोवाल के साथ 1985 के जुलाई में एक समझौता हुआ। इस समझौते को राजीव गांधी लोंगोवाल समझौता अथवा पंजाब समझौता कहा जाता है। समझौता पंजाब में अमन कायम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। इस बात पर सहमति हुई कि चंडीगढ़ पंजाब को दे दिया जाएगा और पंजाब तथा हरियाणा के बीच सीमा विवाद को सुलझाने के लिए एक अलग आयोग की नियुक्ति होगी। समझौते में यह भी तय हुआ कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के बीच रावी व्यास के पानी के बंटवारे के बारे में फैसला करने के लिए एक ट्रिब्यूनल बैठाया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।